हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये जो हमारा सेशन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का, ये पार्ट 25 है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आपका सेशन जो भी आएगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उसको सब्जेक्ट वाइज करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को, तो अब कुछ इंसिडेंटली कुछ और प्रश्न बच चुके थे जो मैंने बोला था कि आपको मैं 44th बीपीएससी से लेके 66th बीपीएससी तक के मैं सारे सेशन को कंप्लीट करूंगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो प्राचीन इतिहास के जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कल के वीडियो में लेक्चर नंबर 24 में हम लोगों ने लगभग 43 प्रश्नों को डिस्कस किया था। एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न कम पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी बात हम करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हर साल प्रश्न रिपीटेड है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों को कर लेते हैं, ये 2 वीडियो सफिशिएंट है फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स। मतलब आपको एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न जो भी आएंगे इन दोनों वीडियो से ज़्यादा नहीं आने की संभावना है, क्योंकि सवाल हमेशा घुमाया गया है बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, मॉडर्न एम्पायर से। तो इस तरह से मैंने आपको जैसा बताया था कि जो भी क्लासेज हो जाएंगी, तो चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो पॉलिटी हो, सबके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। 10-10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके प्रीलिम्स के लिए, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है प्रीलिम्स के पहले। तो सिलेक्टेड चैप्टर सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बहुत ही कम समय में अच्छा तैयारी करने के लिए। ओके, लेकिन बाकी ये सारे क्लासेज आपको देखते रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 25 और इसमें हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 66वीं बीपीएससी, 47th, 46th, 45th, 44 ये सारे बीपीएससी के प्रश्न हम देखेंगे। आज प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम है, 17 प्रश्न, ओनली 17 प्रश्न है, तो जल्दी ख़त्म करेंगे। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो हमारा सेशन होगा वो होगा मेडिएवल हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए हैं हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में अभी तक, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट। देखिए मैंने बताया कि बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर हर एक शिफ्ट में सवाल पूछा गया, मीन्स कि हर एक बीपीएससी प्रीलिम्स के हर एक साल पूछा गया है बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर। तो मैंने आपको ट्रिक जो बताया था वो ट्रिक आपको याद होना चाहिए। ओके, वो ट्रिक आपको याद होना चाहिए। तो कनिष्क के समय में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, आपको पता होना चाहिए। के एस मैंने बताया था, सॉरी के भी मैंने बताया था। कुंडलवन की कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और वसुमित्र और अश्वघोष उसके अध्यक्ष के रूप में रहे थे। तो डैट इज कश्मीर में ये हेल्ड हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल आपके सामने हैं, तो इसको आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि याद करने में परेशानी होगा। रिपीटेड है सवाल तो आपको ऐसे ही याद होगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। प्रयाग प्रशस्ति पूछेगा तो क्या होगा? हरिसेन हो जाएगा। अर्थशास्त्र पूछेगा तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। और कालिदास के से संबंधित तो बहुत सारे बुक हैं जो कि गुप्ता पीरियड में आपको पढ़ाया था। चलते हैं आगे सवाल नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे लिखा है कि जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के एक कोर्ट पोएट हैं और इन्होंने कादम्बरी की भी रचना भी की। इन्होंने आपका हर्ष चरित्र की भी रचना की, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलेंगे सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 कहता है कि हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? देखिए मुद्रा राक्षस बहुत ही फेमस एक प्ले है और लिखा गया था विशाखा दत्त के द्वारा। लेकिन मुद्रा राक्षस इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कैसे नंद डायनेस्टी को हराता है चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे पर्वत जो राजा था उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य एक अलायंस फॉर्म करता है और फिर कैसे नंद डायनेस्टी को हटा के मौर्य डायनेस्टी का स्थापना करता है और मगध का राजा बनता है। ये विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में ही वर्णन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो सवाल नंबर 3 का आपके सामने है, ये चीज़ को आपको वीडियो पॉज करना है और इसको पढ़ लेना है। ओके, चलेंगे हम लोग आगे सवाल नंबर 4 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, सेम चीज़ है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस पुस्तक में प्रमुखता से अंकित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से अगर हम बात करेंगे अंकित है या उसके बारे में ही लिखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया, वो विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में ही लिखा गया। ठीक है, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में लिखा गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके सामने है, देखिए द नोवेल मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त नैरेट द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और नंद डायनेस्टी के लास्ट राजा जो हैं उनको हराने के बीच में कहानी है। भाषा के बारे में बात करेंगे। भाषा बहुत ही अर्लीस्ट और मोस्ट सेलिब्रेटेड संस्कृत प्ले राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा, नाटककार हैं। हिज फेमस वर्क बार प्रतिज्ञा,
यगुन धरायनम, ठीक है, मध्यम व्यायोग्या, उरुभंगा, स्वपन वस्त्र दत्तम, ठीक है। तो ये सारे बुक्स हैं जो भाषा के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुप्ता पीरियड के टाइम का, ठीक है। अश्वघोष तो पता है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, ओके, और इन्होंने बुक लिखा था बुद्ध चरित्र के ऊपर, ठीक है। बुद्ध चरित्र इनका किताब का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। शूद्रक के बारे में याद जानेंगे, ये भी एक नाटककार है और इनकी जो बुक है वो है मिर्च कटिका, मिर्च कटिकम या मिर्च कटिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, शूद्र के द्वारा लिखा गया, सॉरी शूद्रका के द्वारा लिखा गया। सवाल नंबर 5 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन, सेम चीजें, पाटलिपुत्रा के वर्णन, पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन पालीब्रोथा के रूप में हुआ है, और ये मेगास्थनीज के इंडिका में, जब मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में 7 सोसाइटी में बटा हुआ था समाज, भारतीय समाज, उसके बारे में वर्णन किया। इसने भारत में बताया कि भारत में दास प्रथा नहीं था। इसने पाटलिपुत्रा को देखा तो एकदम अचंभा हो गया। उसने बोला कि एक तो एकदम जो ईरान के जो सूसा और बतना के जो महल हैं उससे भव्य महल है यहाँ के पाटलिपुत्रा के महल है जो, और साथ में इसने बताया कि जो उसका बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो पा रहा है, किस तरह से महल को घेरा गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको इंडिका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इंडिका मिलेगा। ओके, सेम चीज़ आप देख सकते हैं। दिव्य बदाना के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो दिव्य बदान है वो एक तरह का संस्कृत एंथोलॉजी है और ये बुद्धिस्ट हिस्ट्री के ऊपर लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दिव्य बदान में ही ऐसा लिखा गया है कि सॉरी दीपवंश, एक दिव्य बदान और दीपवंश अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र तो आपको पता ही होगा, सारी चीज़ें। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। देखिए, अशोका के अगर अभिलेखों में लिपि की बात करेंगे तो डैट इज ब्राह्मणी लिपि, लेकिन अशोका ने भाषा का जो उपयोग किया, ओके, वो भाषा है प्राकृत, क्या है? प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन लिपि जो है वो लिपि है आपका ब्राह्मणी लिपि है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस में दिए? पाली भाषा में दिए। किस में दिए? तो पाली भाषा में दिए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्राकृत इज द राइट आंसर। एंड द स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के मिले हैं। अशोक के अभिलेख अरमाइक में भी मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अलग अलग लिपि में भी मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में इनके अभिलेख देखने को मिलेंगे। ओके, सवाल नंबर 7 की ओर चलेंगे। हु अमंग्स द फॉलोइंग मौर्यन रूलर कॉन्कर द दक्कन। दक्कन के दक्षिण भारत की जीत के बारे में अगर हम बात करेंगे, मौर्यन रूलर की बात करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम में भी जीता, दक्कन वाला रीजन में जीता। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मगध डायनेस्टी की बात करेंगे, मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो इसने बहुत ही उच्चतम स्तर तक के एक्सटेंड किया अपने साम्राज्य को। तो डैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, सवाल नंबर 7 का उत्तर यही होगा हमारा। ओके, ये सारी चीज़ें लिखा है कि कौटिल्य के साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, और जो कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से लेकर दक्कन इन साउथ तक के फैला हुआ था। बस ये लिखा है तमिलनाडु और केरला में ये इनका राज्य नहीं हुआ था, बाकी हर एक राज्य में, मतलब हर एक जगह में इनका कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब फैला हुआ था, ठीक है। सवाल नंबर 8 की ओर चलेंगे। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में दो चीज़, एक अंगुत्तर निकाय में मिलता है जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र में मिलता है जो कि एक जैन ग्रंथ है। दोनों में 16 महाजनपदों की सूची है, और दोनों में थोड़ा सा नाम डिफरेंट कुछ नाम डिफरेंट है, बट लेकिन 16 महाजनपद का उल्लेख दोनों में मिलता है। इसलिए नन ऑफ द एबव इज द मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इसमें दोनों सही है, ठीक है। 9वां नंबर सवाल की बात करेंगे। सीता भूमि किसको बोले? सीता भूमि की बात करेंगे ना, तो सीता भूमि बोला गया वैसे भूमि को, एक सरकारी भूमि को बोलते थे सीता भूमि, लेकिन सरकारी भूमि तो था ही, लेकिन ये सारे भूमि थे जो जंगलों में थे, फॉरेस्ट में थे। तो क्या गया, उन फॉरेस्ट को काटा गया, और उन फॉरेस्ट में काट के जो ट्राइब्स थे, वो जनजाति थे उस समय, वो उस पर खेती कर रहे थे, तो लैंड कल्टिवेटेड बाय द ट्राइब्स। तो सीता भूमि एक तरह का आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑन लैंड थे। मीन्स के कहने का मतलब कि राज्य के द्वारा इस पे इसका राज्य का हक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप पढ़िएगा मेडावल हिस्ट्री, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा खालसा भूमि, ठीक है, तो उसी टाइप का ये सीता भूमि होगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 10 कहता है एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा से तो सवाल आएगा ही आएगा साइड से, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण साइड से सवाल ज़्यादा आता है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका का अगर जल प्रबंधन प्रणाली की बात करेंगे, डैट इज इन धौलावीरा। धौलावीरा में बहुत से तरीके से वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। धौलावीरा गुजरात में स्थित है,
लोथल एक तरह का बंदरगाह है। बनावली में आपको मिट्टी के हल्के खिलौने आपको देखने को मिले हैं, तो बनावली में मिले। तो धौलावीरा इधर राइट आंसर। धौलावीरा में स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा 3 पार्ट में विभाजित है, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। धौलावीरा इधर राइट आंसर। अगर सवाल नंबर 11 की बात करेंगे कि लॉर्ड महावीरा ने अपनी मतलब लॉर्ड महावीरा की मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है। लॉर्ड महावीरा का जन्म हुआ था आपका ध्यान रखिएगा वैशाली के कुंड ग्राम में, लेकिन उनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में, ठीक है। पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पावापुरी इज द राइट आंसर, दैट इज इन नालंदा। ओके, कह रहा है कि कौन सा राजा का समय शासनकाल था जिसमें गौतम बुद्धा को एक तरह से भगवान के रूप में, देखिए पहले गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में ट्रीट नहीं किया जा रहा था, मूर्ति पूजा नहीं था। लेकिन आफ्टर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देखिएगा कि डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान, जिसमें महायान मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। तो उस समय से क्या हुआ कि उस समय से भगवान बुद्ध की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फेमस हो गए एज ए गॉड के रूप में, जो कि आप आज देखते हैं बहुत जगह फॉलो किया था। तो दैट इज इन द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्का, ठीक है। कनिष्का के शासनकाल में सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। 30 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 13 नंबर सवाल कहता है आफ्टर सुंग विच डायनेस्टी। देखिए मौर्यन की बात करेंगे, मौर्यन एम्पायर के बाद जो मगध पे जो साम्राज्य बना वो एक ब्राह्मण साम्राज्य बना, और वो था सुंग डायनेस्टी। आफ्टर सुंग डायनेस्टी की बात करेंगे तो उसके बाद जो आएगा कण्व डायनेस्टी। कौन आ जाएगा? कण्व डायनेस्टी आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है। देख सकते हैं सुंग डायनेस्टी के लास्ट राजा थे देवभूति, जिसको वासुदेव के द्वारा हत्या किया गया, और कण्व डायनेस्टी की स्थापना की गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो 14 नंबर सवाल कर रहा है कि कुमार संभव की रचयिता कौन है? कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, सारे के रचयिता हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। सारे गुप्ता पीरियड के बहुत फेमस स्कॉलर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गुप्ता इज द राइट, सॉरी कालिदास इज द राइट आंसर, जिन्होंने काली संभव बुक को, सॉरी कुमार संभव बुक को लिखा। देखिए इनका बुक है मालविकाग्निमित्रम है, ऋतु संहारा है, अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत मोस्ट फेमस, मेघदूतम है, ओके, विक्रमोर्वशीयम है, रघुवंशम है, कुमार संभव, सारे बुक किनके हैं? कालिदास के। किनके हैं? कालिदास के। ओके, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, सवाल नंबर 15 कहता है कि त्रिरत्न और 3 जेवल्स मीन्स 3 रत्न की बात कर रहा है। क्या क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड द राइट कंडक्ट। सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक आस्था को सम्यक दर्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन सीधे सिंपली लिख दिया है कि किससे संबंधित है। बहुत सिंपल, जैन, किससे? जैनिज्म से संबंधित है। ओके, अगर हम बात करेंगे त्रिरत्न या 3 जेवल्स इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में बात करें तब हो जाएगा आपका बुद्ध मीन्स बुद्ध भगवान, संघ एंड धम्म। ये जो है ये 3 पार्ट है बुद्धिज्म क्या, इसको बोला जाता है त्रिरत्न। लेकिन जब त्रिपिटक कह दे आपको ना, त्रिपिटक, तो ये आपका संबंधित है बुद्धिज्म से, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। क्या है ये? बुद्धिस्ट ग्रंथ है। तो कैसे? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों में क्या क्या चीज़ें हैं मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो ये गलत नहीं होना चाहिए जब भी पूछे, कि वो सवाल पूछा गया ओके कि बौद्ध भिक्षुओं के रूल्स डिसिप्लिन किस पिटक में है, तो आपको बताना होगा। तो इस सवाल का उत्तर तुम्हारा हो जाएगा जैनिज्म इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 16 कहता है कि जूते हुए खेत, बहुत सिंपल, जूता हुआ खेत पूछ देगा तो कालीबंगा उत्तर दे देंगे। ओके, जूता हुआ खेत पूछ देगा तो कालीबंगा उत्तर दे देंगे। अलंकित ईंटें पूछ देगा तो कालीबंगा उत्तर दे देंगे। लेकिन हल का प्रमाण पूछ देगा कि जो हल के खिलौना तो बनवाले उत्तर देंगे। स्टेडियम पूछेगा तो धौलावीरा उत्तर देंगे। उन्नत किस्म के, अगर उन्नत मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा तरीका का ड्रेनेज सिस्टम की बात करेगा, जल प्रबंधन प्रणाली का, धौलावीरा उत्तर देंगे। हाथी दांत के पैमाना तो लोथल उत्तर देंगे। एकमात्र पोर्ट की बात करें तो लोथल उत्तर देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डैट इज कालीबंगा नहीं था राइट आंसर। सवाल नंबर 17 हमारा आज का लास्ट सवाल है। कह रहा है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में कौन चीज कॉमन नहीं है? नॉन वायलेंस, अहिंसा दोनों में कॉमन है। दोनों वेदा का खंडन करते हैं, बहुत अच्छी बात। दोनों जितने भी रिचुअल्स हैं उनका रिजेक्शन करते हैं, जितने वैदिक कर्मकांड है उनका रिजेक्शन करते हैं। लेकिन सेल्फ मोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, आत्मदान जिसको बोलते हैं, अपने आत्मा पे कंट्रोल करना, डैट इज अगर हम बुद्धिज्म की बात करेंगे तो बुद्धिज्म में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। उतना बुद्धिज्म में क्या है कि आप गृहस्थ जीवन जी के भी आप बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हैं, बट इन जैनिज्म
एकदम टोटली रूप से आपको बनना पड़ जाएगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें देखिए खेती करना भी मना है। तो सेल्फ मोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, आत्मदान की बात करते हैं, डैट इज़ सेल्फ, जो कि आपका बुद्धिज्म में नहीं है, कॉमन नहीं है। तो सेल्फ मोटिफिकेशन इज द राइट आंसर। ये आपका 44th बीपीएससी का सवाल है। देखिए हम लोगों ने लगभग अभी तक कितना सवाल किया, 60 प्रश्न। हमने 10 प्रश्न छोड़े होंगे, क्यों? क्योंकि वो प्रश्न रिपीटेड थे, बहुत बार मैंने करवाया था। तो लगभग 70 प्रश्न हम लोगों ने 11 बीपीएससी एग्जाम्स में देखे। ओके, तो वही आपने देखा कि 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। और भी प्रश्न हैं जो कि बिहार स्पेशल के अंदर आ जाएंगे, कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न। तो ये प्रश्न अगर 60 प्रश्न पे आप कमांड रहता है, कुछ और जो मैंने पढ़ाया आपको, ऑलरेडी मैंने कुछ छोड़ा नहीं आपको एनसीईआरटी में, एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है जो हमारे लोगों ने 22 क्लास में किया। तो यहाँ से अगर सवाल एक्स्ट्रा आएगा तो फिर आपकी मतलब ये है जिम्मेवारी कि आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा नहीं, और क्योंकि थोड़ा सा आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म किया, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वो हमारा होगा मिडाइवल हिस्ट्री। और मिडाइवल हिस्ट्री पे 2 लेक्चर में मिडाइवल हिस्ट्री भी ख़त्म कर देंगे। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा चलेगा दंगल, लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर को पकड़ना है, कौन सा चैप्टर को छोड़ना है। तो सेशन में मज़ा आया होगा तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं ये जो क्लासेस रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ऑलरेडी अभी 4:30 हो चुका है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑफिस भी है, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। उसके बाद टाइम मिलता है ये सारे सवाल का कलेक्शन भी करना है, सॉल्यूशन भी ढूंढना है अच्छा तरीके से। तो ये सारी चीज़ें में टाइम लगता है, और इसके लिए मुझे क्लासेस रात को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं इतने आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और कोई मुझे इस तरह से कोई तरह का लोभ लालसा नहीं है कि क्लासेस के प्रति। बस आपको एक अच्छा बेस्ट चीज़ मिले, यही मेरा एक एम रहता है। तो आप शेयर करना, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि ज़बरदस्त तौर पर शेयर करें, हर एक जगह पहुंच जाए वीडियो, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ आपको मिल रहा है, बेस्ट पार्ट मिल रहा है, इस बात को समझिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।